दोस्तों वैसे तो इस अगस्त महीने में काफ़ी प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं, यानी कि करीब 10-15 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनको अगर अगस्त महीने में सही तरीके से लगा दिया जाए तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले दिनों में किसान भाई कर सकते हैं। और ये सारी ही सब्जियां ऐसी हैं दोस्तों जिनकी डिमांड भी मंडियों में आने वाले सीजन में, यानी कि जब आपकी फसलें तैयार होती है 50-60 दिन बाद में, काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल सकती है। और उत्पादन भी अगस्त माह में लगाने पर सारे सिस्टम इनके अनुकूल होने की वजह से काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देने की क्षमता भी ये सारी सब्जियां रखती है। लेकिन कोई भी फसल किसी भी क्षेत्र के हिसाब से, या आप यूँ कह सकते हैं कि हर फसल हर क्षेत्र के हिसाब से और हर मंडी के हिसाब से सही नहीं होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में या हर मंडी में अलग अलग फसलों की डिमांड और अलग अलग फसलों का उत्पादन जो है वो डिफरेंट रहता है। उत्पादन आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है और मंडी भाव आपके क्षेत्र पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि इन दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाकर और उसके बाद में आपको सब्जियों का सिलेक्शन करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको जिन दो सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, ये दोनों ही सब्जियां अगस्त महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि उत्पादन भी दोनों ही फसलें काफ़ी ज़ोरदार दे जाएंगी आपको। ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं दोनों ही फसलें और ज़बरदस्त मंडी भाव देने की क्षमता भी रखती हैं दोनों ही फसलें। एवरेज मंडी भाव भी आप ये मानिए कि एक फसल के आपको 20, 25, 30 रुपए तक मिल सकते हैं और दूसरी फसल के 30, 35, 40 रुपए तक मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। देखिए, बाकी मैं शुरू में क्लियर कर चुका हूं, डिपेंड करेगा आपके क्षेत्र पे और उत्पादन डिपेंड करेगा आपके काम करने के तरीके पे और आपके अनुभव पे। एक फसल ऐसी है जिसमें आपको थोड़ी सी अनुभव की जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत भी सब्जियों का आपको अनुभव है तो वो फसल हाईएस्ट डिमांड में रहेगी आने वाले सीजन में। और दूसरी फसल ऐसी है जिसका उत्पादन आपको ताबड़तोड़ मिल सकता है। मंडी भाव अगर 2-5 रुपए कम या एवरेज भी मिलते हैं तब भी अच्छी खासी कमाई उस फसल से आप कर लेंगे। और अगर आपको सब्जियों का अनुभव कम है, पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं, तब भी आप उस फसल का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसल है, कब तक आपको इन दोनों फसलों की बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से निकाल सकते हो, और हाँ, आपको इन दोनों में से कौन सी फसल का सिलेक्शन करना चाहिए ये भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, ये दोनों ही सब्जियां अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों ही फसलें अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में हमें देके जा सकते हैं। जिनमें से पहली फसल है दोस्तों तोरई की खेती, यानी कि रिज गार्ड फार्मिंग इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। देखिए, पूरा सुनिए इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। ये एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। डिमांड काफ़ी अच्छी खासी मतलब देखी जाती है, इसलिए एवरेज मंडी भाव भी इसके 30, 40, 45 या कभी कभी तो 50-60 रुपए तक भी चली जाती है। और जो इसका उत्पादन है वो भी अगर इसमें थोड़ा सा आप मैनेजमेंट रखते हैं तो बहुत बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता भी ये फसल रखती है। मतलब काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन पहले डिमांड की बात कर लेते हैं। भले ही आप इसको अगस्त के मतलब मध्य तक भी इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, या आप चाहे जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी इसको अगर आप लगा देंगे तो भी ये काफ़ी अच्छी खासी डिमांड में रहेगी। और 20-25 अगस्त तक लगाएंगे तब भी ये ज़ोरदार डिमांड में रहेगी और तब भी इसके काफ़ी ज़ोरदार या एवरेज मंडी भाव भी आपको 30-35 रुपए तक के आराम से मिल सकते हैं। और बाद में जाके जब फसल आखिर में जब मतलब लास्ट का समय जब होता है तब जाके मतलब जब थोड़ी सी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय पे त्यौहार के सीज़न या शादी ब्याह के सीज़न वगैरह जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो उस समय पे और भी ज़्यादा मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। दूसरा, उत्पादन की बात करें तो देखिए, ये फसल थोड़ा सा आपका अनुभव मांगती है, या फिर इसमें यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको निगरानी रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा देखिए आपको अनुभव भी होना चाहिए। या फिर अनुभव नहीं है तो मॉनिटरिंग अगर आप बराबर करते हैं और समय समय पे मतलब कि खाद उर्वरक और स्प्रे वगैरह का मैनेजमेंट रखते हैं
देखिए बरसात के सीज़न में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अगर आप लगाएंगे तो बाद में जाके बारिश वगैरह कम हो जाएंगी और जो खरपतवार वगैरह है वो भी नियंत्रित रहेगा उस समय के बाद में, मतलब ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होगी तो खरपतवार को भी आप नियंत्रण में रख पाएंगे। तो उस वजह से थोड़ी सी समस्याएं बाद में जाके आपको कम आ सकते हैं। लेकिन खरपतवार अगर ज़्यादा होगा, रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादा नमी की वजह से थोड़ी सी ब्लाइट वगैरह की समस्याएं आ सकती हैं और रस चूसने वाले कीटों की वजह से इसमें मोजेक वायरस वगैरह की समस्याएं भी आ सकती हैं, या चूसने वाले कीटों की वजह से थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं और कई बार माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी की वजह से भी थोड़ी सी मतलब इसमें समस्याएं वगैरह आपको देखने को मिल सकती हैं लोग। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है ये थोड़ा सा मांगती है आपकी ये फसल। अगर थोड़ा सा आप निगरानी रखेंगे और आधुनिक तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो बेशुमार उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव के साथ जोरदार कमाई ये फसल थोड़े ही दिनों में आपको करके दे सकते हैं। दूसरा, वैरायटियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो 55-60 दिन में ये वैरायटियाँ जो है आपको उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और उसके बाद में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं। बाकी ग्रोथ वगैरह का जो बाकी फसलों में चक्कर आता है वो चक्कर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। उतनी ज़्यादा खाद उर्वरकों की, नाइट्रोजन धारी खादों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने ज़्यादा फर्टिगेशन बाकी की सब्जियों में हम करते हैं उतने ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी फर्टिगेशन फल फूल की अवस्था में और उसके बाद में कुछ ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह अगर आप दे देंगे तो फिर अच्छा उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकते हैं। बस रोग बीमारियों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, तोरई लगानी है तो अच्छी वैरायटियां लगाएं ताकि क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो भाव अच्छे मिलेंगे और वैरायटी अच्छी होगी तो ही आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो देसी तोरई जो धारिया वाली तोरई आती है उसकी सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो ईस्ट वेस्ट की एक LU 730 वैरायटी आती है। हर क्षेत्र में, हर जगह, हर नज़दीकी बीज भंडार पे आसानी से आपको मिल जाती है। इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये नहीं मिलती है तो ईस्ट वेस्ट की ही एक नागा वैरायटी आती है, ये थोड़ी सी महंगी आएगी, बाकी आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में सकाटा कंपनी की बहुत बढ़िया वैरायटी है, 2-3 बार मैं लगा चुका हूँ उसको। सकाटा की 8344 वैरायटी, ये भी बहुत अच्छी, बहुत शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। VNR की आरती वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी नज़दीकी बीज भंडार से भी आप ये सारी वैरायटियाँ जो है वो आप आसानी से ले सकते हैं। एक क्लाउज की विनायक वैरायटी आती है, बहुत सारी वैरायटियाँ, लेकिन कहने का मतलब है अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का पक्के बिल के साथ जो है सिलेक्शन करें। पक्के बिल के साथ विश्वसनीय जगह से ही वैरायटियाँ जो है वो आपको खरीदनी चाहिए। लोकल और हल्की वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी भी डाउन रह सकती है और इसका सीधा असर उत्पादन के साथ साथ आपके मंडी भाव पे भी पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, तोरई की फसल में आपका थोड़ा सा खर्चा भी होगा। दूसरी फसल में आपका थोड़ा खर्चा कम होगा। जो दूसरी फसल बताऊंगा इसमें प्लास्टिक मल्च तो आपको लगानी है, साथ में मंडप भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी इसकी खेती करते हैं या बरसात के सीज़न में अगर हम इसको लगाते हैं तो बाद में जाके देखिए, बाद में जाके भी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, नमी रहती है मौसम में, उस वजह से सड़न वगैरह की समस्याएं आ सकती हैं। बेल वगैरह ज़मीन पे रहती हैं तो प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तोरई का प्लांट बहुत हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, पत्ते चौड़े होते हैं तो नीचे तक हवा और प्रकाश ठीक से पहुंच नहीं पाती है। अगर इसको ज़मीन पे अपन रखते हैं तो फलों की क्वालिटी तो डिफरेंट होती है ज़मीन पे रहने की वजह से, साथ ही आपके जो प्लांट होते हैं, बेल होती हैं, उनमें भी सड़न वगैरह की, ब्लाइट वगैरह की समस्या आ सकती हैं। चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मंडप तैयार करें। अगर आप यही खेती अगर अगेती गर्मियों के लिए करते हैं, जैसे कि 9 दिसंबर में इसको लगाया जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर आप लगाते हैं या मार्च में भी अगर आप इसको लगाते हैं, तब इसकी खेती आप ज़मीन पे ही कर सकते हैं। तब मंडप बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बाद में जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, धूप अच्छी खासी मिलनी शुरू हो जाती है, हवा वगैरह चलती है, हवा में नमी नहीं रहती है, तो फिर जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तब इसकी खेती ज़मीन पे की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल आने वाला जो सीज़न है, चाहे सर्दियों तक आपकी जो फसल है वो चले, लेकिन क्लाइमेट ऐसा नहीं मिलेगा इसको कि ज़मीन पे हम बेलों को रख सकें, या हैवी प्लांट को, मतलब पत्तों से ढकी हुई बेलें, मतलब और ऊपर से नमी वाला मौसम, तो बीमारियां स्वाभाविक है। तो मंडप तैयार करना पड़ेगा। ये खर्चा इसमें थोड़ा सा ज़रूर होगा। 6-6 या 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, प्लास्टिक मल्च लगाइए, 1.5 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कीजिए, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के आप तोरई लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में दोस्तों, और ये फसल आपको
इससे भी ज़्यादा कमाई करके दे सकती है। लेकिन मंडी भाव तोरई के आपको ज़्यादा मिलेंगे और इस फसल के थोड़े कम मिलेंगे। बाकी दोनों फसलें अपनी अपनी जगह सही है। आपको कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले दूसरी फसल के बारे में बात करें और वो है बैंगन की खेती। दोस्तों, खास तौर से इस सीजन में सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई करने के लिए बैंगन की खेती भी बहुत ही शानदार और अच्छा विकल्प है किसान भाइयों के लिए। अगर आप इसका प्लांटेशन सही समय तक कर लेते हैं, यानी कि सही समय है फिलहाल से लेकर, आज आप 26 जुलाई को ये वीडियो देख रहे हैं, 26 जुलाई से लेकर और 15 या 20 अगस्त तक अगर आप इसका प्लांटेशन कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ही सही समय पर जो है आपकी फसल तैयार होती है। और उसके बाद में अगर 5-7 दिन और डिले करना चाहें तो अगस्त का अंतिम सप्ताह भी आप पकड़ सकते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अगर आपने प्लांटेशन कंप्लीट कर लिया तो लगातार आपकी फसल तब तक चलेगी जब तक पाले से खराब नहीं हो जाएगी सर्दियों में, यानी कि सर्दियों तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। उत्पादन के मामले में ये फसल बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है अगर मैनेजमेंट सही रहेगा आपका। और थोड़ी सी समस्या आती है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ा सुंडी वगैरह का प्रकोप आता है जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर वो कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो लंबे समय तक 200, 250, 300 क्विंटल तक ये फसल आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है, जिसमें थोड़े लंबे समय तक चलने की वजह से 4-6 महीने तक अगर आपको इसका उत्पादन मिलेगा तो इसमें हर टाइप के आपको भाव मिल जाएंगे। अगर शुरुआत में या मध्य में अगर 10-15 या फिर 20-25 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं तो बाद में जाके दिवाली के आसपास तक आपको 30-35 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। और दिवाली के आसपास तक 30-35 रुपए के नहीं मिलते हैं तो उसके बाद में जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं और आखिरी तुड़ाई जब चल रही होती है आपकी, उस समय तो डेफिनेटली 99% चांस है, कई सालों के आंकड़े देखे जाएं और मेरे कई सालों के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो उस समय पे 35-40 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस समय भी जोरदार डिमांड में रहती है, उस समय ज़्यादा डिमांड में रहती है। बाकी डिमांड बैंगन की जो है मंडियों में लगातार बनी रहती है। बाकी थोड़ा सा आपको अपनी मंडियों का भी देख लेना चाहिए कि मतलब कितनी मात्रा में जो इसकी सप्लाई होती है मंडियों में, कितने किसान भाई आपके एरिया में इसको लगाते हैं, सप्लाई ज़्यादा बाहर से होती है या लोकल किसान भाई इसको लेके आते हैं। जिन सब्जियों की सप्लाई बाहर से ज़्यादा होती है उनमें जो भाव या उनका जो मार्केट है वो थोड़ा ठीक रहने का आसार है, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाता है, कहीं ना कहीं बैलेंस वहीं आ जाता है। और लोकल में अगर बाड़ियाँ ज़्यादा होती है कुछ सब्जियों की तो उनके भाव में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा किसी भी फसल को लगाने से पहले थोड़ा सा मंडियों का विजिट आपको एक बार लगाने से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। या मंडियों में बाद में तो क्या है, आप जाते आते रहते हैं, मंडियों में लगातार जाना आना होता रहता है, सब्जियां लगाते रहते हैं, तो फिर पता चल जाता है किस फसल की किस सीज़न में ज़्यादा डिमांड या ज़्यादा मंडी भाव देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा मंडियों का जो है वो रिसर्च करके उसके बाद में आपको सब्जियों का सिलेक्शन जो है वो करना चाहिए। बैंगन की सबसे बड़ी समस्या है सुंडी, तना छेदक। सुंडी के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं अपन, यानी कि सफ़ेद जो कीड़ा होता है जिसको तना छेदक भी कह सकते हैं, फ्रूट बोरर भी कह सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, आगे की जो डालियाँ होती हैं उनमें इसका प्रकोप आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो ये बीमारी है ये फलों में भी फैल जाती है और मुख्य तने तक भी पहुंच जाती है। और जब बीमारी फैल जाती है तब ये आपके पूरे प्लांट को एक साथ सुखा देती है। सबसे पहले डालियाँ सूखनी शुरू होती हैं, फलों की क्वालिटी ख़राब कर देता है। कहने का मतलब है शुरुआत में ही इसके जो सिम्टम है वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत से ही अगर आप प्रिवेंटिव में स्टेप लेते रहते हैं, सिर्फ इसी बीमारी पे अगर आप ध्यान दे लेंगे, सिर्फ ये एक ही बीमारी है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो रस चूसने वाले कीटों के लिए शुरुआत में नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, प्लांटेशन के बाद में 1-2 स्प्रे नीम ऑयल के ले लीजिएगा। उसके बाद में एक स्प्रे आपका जो एमिडाक्लोप्रिड शुरुआत में 17.8% में आता है उसका ले लीजिएगा। उसके बाद में थाइमिथॉक्सम का ले लीजिएगा 25% में। जब फ्लोरिंग स्टेज में आए उस समय पे जो आपके सुंडी वगैरह के लिए जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका आपको जो है इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस समय पे आपकी जो सिजेंटा की अली का इंसेक्टिसाइड आती है, पहला स्प्रे आपको इसका ले लेना है फल फूल की अवस्था में। तो सुंडी का प्रकोप ऐसा नहीं है कि होने के बाद में ये सब करना है, प्रिवेंटिव चलते रहना है आपको, मतलब हर 10-12 दिन से एक इंसेक्टिसाइड। तो जैसे फल फूल की अवस्था में आता है, फ्रूट बनने शुरू होते हैं, उस समय पे आपकी अलिका का स्प्रे कर दीजिएगा जिसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन और आपकी थाइमिथॉक्सम होता है। तो इससे भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और अगर शुरुआत भी हो चुकी है तो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद में एमामेक्टिन बेंजोएट 5% में इसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं अगर सिम्टम दिखें तो।
अदरवाइज आप बदल बदल के जो है इस तरह की स्टेप जो है वो लेते रहना। फेरोमोन ट्रैप आपको लगा देने हैं, येलो और जो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं वो आप लगा सकते हैं। और बीमारी बढ़ती हुई दिखे या सिम्टम दिखें, तनाछेदक का प्रकोप अगर आपको दिखता है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। फिलहाल जिन किसान भाइयों ने बैंगन लगा रखा है और बीमारी बढ़ चुकी है तो आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब बहुत ही असरदार और काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है तो 100% इसका इलाज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोराजन डाल दिया 100% इलाज हो गया, नहीं होगा। कंट्रोल हो जाएगा, बाकी पूरी तरह से कंट्रोल इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तने के अंदर छुप के रहता है। जो आपके फ्रूट बोरर होता है या तो फ्रूट में मिल जाएगा या फिर आपके सड़े हुए जो फल हैं उनके अंदर आ जाता है या फिर डालियों के अंदर नीचे जड़ों की तरफ एकदम मुख्य तने के अंदर घुस के रहता है। तो फिर ये ख़त्म नहीं होता है। जैसे आप एक बार कंट्रोल हो जाएगा 8-7 दिन बाद में या 10-15 दिन बाद में फिर से इसका प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा प्रिवेंटिव स्टेप लेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपको इन दोनों में से कौन सी फसल लगानी चाहिए वो आपके क्षेत्र और आपके मतलब काम करने के तरीकों पे डिपेंड करेगा। दोनों का आपको जो समस्याएं आती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मेरा सुझाव ये है थोड़े ज़्यादा एरिया में आपको जो है बैंगन लगाना चाहिए, थोड़े एरिया में तोरई लगाना चाहिए। एक्सपीरियंस है अगर आपको सब्जियों का तो ज़्यादा एरिया में आप तोरई लगा लीजिए और थोड़े एरिया में बैंगन लगा लीजिए, आपकी इच्छा है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। इन दोनों फसलों की किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।